तो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था अबाउट दी लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इश्यूज, किस तरीके से लैंग्वेज इवॉल्व हुई। बेसिकली हमने लैंग्वेज की बात तो नहीं की थी, लेकिन हमने लिपियों की बात की थी, स्क्रिप्ट्स की, है ना। जैसे सबसे पहले हम इंस्क्रिप्शंस की बात कर रहे थे। इंस्क्रिप्शंस के अंदर इंस्क्रिप्शन यानी पत्थरों पे जो लिखा हुआ है उसके बारे में अगर पढ़ना हो तो हमको लिपि का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पुराने इंस्क्रिप्शंस हमको कहाँ से मिले? IBC से। बट उसका अर्थ कुछ पता नहीं, तो बस नाम दे के रख दिया कि ये चित्र लेखनी है, पिक्टोग्राफी है। और उसके अलावा उसमें जो पूरा पैटर्न होता था वो लेफ़्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, ऐसे करके लिखते थे, राइट। दूसरी बात जो अगली थोड़ा सा मीनिंगफुल कुछ लिपि मिली तो वो थी खरोष्ठी। ओके, बट खरोष्ठी जो थी उसकी शुरुआत हुई थी 3rd सेंचुरी BC में। उसके पहले ब्राह्मी आ चुकी थी, और जो कब से कब तक चलेगी? 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी से लेकर 7वीं ईसा पूर्व शताब्दी तक चली थी। ओके, तो ये पूरा सिस्टम हमने समझा था। उसके बाद में फिर ब्राह्मी के बाद फाइनली संस्कृत वगैरह भाषा का आगमन होता है 1st सेंचुरी BC में। दक्षिण भारत की भी बात कर ली थी। शुरुआत में तमिल जो लिखी जाती थी वो किसमें लिखी जाती थी? ब्राह्मी में लिखी जाती थी। कब तक लिखी जाती थी? जब तक ब्राह्मी चली थी, 7th सेंचुरी तक। ओके, उसके 3-4 फेसेस थे, 3 फेसेस थे बेसिकली। उसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था। फिर तेलुगु की बात की थी और कन्नड़ की बात की थी। वो कब शुरू हो गए थे? 7th सेंचुरी में स्टार्ट हुए थे। एंड देन मलयालम काफ़ी देर बाद शुरू हुआ। प्रोमिनेंट कब हो पाया वो? 15th सेंचुरी AD में। ओके, देन हमने यूज ऑफ इंस्क्रिप्शन इन हिस्ट्री राइटिंग करके एक हेडिंग डाली थी, जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शन देखे थे, यानी शिलालेख कितने प्रकारों के होते हैं। मेनली प्रीडोमिनेंटली 2 टाइप के होते हैं, एक रॉयल होता है और एक प्राइवेट होता है। ओके, और उसमें लैंग्वेज, डेट, ज्योग्राफी के हिसाब से भी आप उसको डिवाइड कर सकते हो। तो वो सब अभी हमने देख लिया था। प्राइवेट इंस्क्रिप्शन में हमने लास्ट में पढ़ लिया था, मर्चेंट होते थे। एक तो धार्मिक रहेंगे। ज़्यादा तेज बोल रहा क्या? सुनाई नहीं दे रहा? हेडिंग लिखी है, आगे आ जाओ, सुनाई नहीं दे रहा तो। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस, शिलालेखों से मिली जानकारी। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंस्क्रिप्शन, शिलालेखों से मिली जानकारी। कौन सी जानकारी मिलती है इंस्क्रिप्शन से? सबसे पहली जानकारी जो मिलती है शिलालेखों से, उसका नाम लिखिए पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, राजनीतिक जानकारियाँ। पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, राजनीतिक जानकारियाँ। किस टाइप की राजनीतिक जानकारी मिल सकती है? पॉलिटिकल इंफॉर्मेशंस बहुत सारे टाइप की मिल सकती हैं। जैसे कि सबसे पहला द टेरिटोरियल एक्सपांशन और द पॉलिटिकल कंट्रोल, क्षेत्र का विस्तार या राजनीतिक नियंत्रण। टेरिटोरियल एक्सपेंशन और पॉलिटिकल कंट्रोल, क्षेत्रों का विस्तार या राजनीतिक नियंत्रण। उस वक्त कौन सा राजा था और उसके राजा के क्षेत्र क्या थे और वो किस तरीके से राजनीतिक नियंत्रण करता था, कंट्रोल करता था, वो पता लगाया जा सकता है। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें। मेन एग्जाम्पल में लिख लेना, अशोकन इंस्क्रिप्शन, अशोक शिलालेख, अशोकन इंस्क्रिप्शन। These inscriptions of Ashoka, अशोक के यह शिलालेख, These inscription of Ashoka, अशोक के यह शिलालेख are also found in कर्नाटक, कर्नाटक में भी मिले हैं। are also found in कर्नाटक, कर्नाटक में भी मिले हैं। in 6 places, 6 जगहों पर। ठीक है, 6 जगह मतलब जिले हैं, कोप्पल है, बेल्लारी है, वैसे ही जिले हैं, उन सब में मिले हैं। ठीक है, इट कैरीज द आइडिया, इसमें ये विचार समझ आया, इट कैरीज दैट आइडिया, इसमें ये विचार समझ आया, दैट अशोका वॉज रूलिंग इन कर्नाटक ऑल्सो, कि अशोक की पहुंच कर्नाटक तक थी। दैट अशोक वॉज रूलिंग टिल कर्नाटक ऑल्सो, अशोक की पहुंच कर्नाटक तक थी। And we even find the same inscription in Kalinga,
और ऐसे ही शिलालेख कलिंग में भी मिले। एंड वी इवन फाइंड सेम इंस्क्रिप्शन इन कलिंग, ऐसे ही शिलालेख कलिंग में भी मिले, नोन एज धौली एंड जोगढ़ इंस्क्रिप्शन, जिसे धौली और जोगढ़ शिलालेख कहते हैं। राइट। कर्नाटक में तो 6 जगह इंस्क्रिप्शन है, बहुत सारे नाम हैं उनके, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कलिंग में हम जाएं, कलिंग इज इन ओडिशा, ओके, वहाँ पर अगर हम शिलालेख देखें अशोक के, तो वो 2 जगह मिलते हैं, एक धौली में मिलते हैं और दूसरे जोगढ़ में। ओके, कलिंग एंड जोगढ़। ठीक है। तो इसके अलावा और एग्जाम्पल हो सकते हैं। अशोक की बात नहीं करनी हो तो दूसरा एग्जाम्पल लिख लो। एक बात किसकी हो रही है? पॉलिटिकली क्या होता था, वो जानकारी कहाँ से मिली? इंस्क्रिप्शन के थ्रू। तो हमने अशोक के बारे में लिख लिया थोड़ा सा। अब दूसरा एग्जाम्पल में लिख लीजिए, प्रयाग इंस्क्रिप्शन, प्रयाग शिलालेख बाय समुद्रगुप्त, जो समुद्रगुप्त द्वारा बनी, बाय समुद्रगुप्त, जो समुद्रगुप्त द्वारा बनी। प्रयाग इंस्क्रिप्शन का एक दूसरा नाम भी होता है, वो याद रखिएगा, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, इलाहाबाद शिलालेख भी बोला जाता है उसको। ओके, तो समुद्रगुप्त ने ये इलाहाबाद शिलालेख जब बनवाया था तो उसके अंदर डिटेल्स क्या थी? सबसे मेजर डिटेल्स जो थी वो ये थी कि उसने कुल मिला के 14 राजाओं को हराया था पूरे भारत में, और कहाँ कहाँ किस किस को हराया, सारी डिटेल्स इलाहाबाद के प्रयाग इंस्क्रिप्शन में मिल जाती है। इट डिस्क्राइब्स द डिटेल ऑफ 14 रूलर्स, इसमें 14 राजाओं की जानकारी है। इट डिस्क्राइब्स द डिटेल ऑफ 14 रूलर्स, 14 राजाओं की जानकारी है, who were defeated by समुद्रगुप्त, जो समुद्रगुप्त से हारे थे। who were defeated by समुद्रगुप्त, जो समुद्रगुप्त से हारे थे। बेसिकली 3 टाइप के राजाओं को हराया था उसने, अलग अलग पथ करे थे, दक्षिण पथ, उत्तर पथ। तो कुछ जो थे उत्तर के राजा थे, कुछ राजा थे दक्षिण के, और कुछ राजा थे कोस्टल नहीं, कुछ राजा थे ट्राइबल, कबीलाई। ओके, कबीले से जुड़े, ट्राइब से जुड़े राजा थे। तो ऐसे 14 राजा थे जिनको समुद्रगुप्त ने हराया था। तो ये पहली चीज हमको पता चलती है पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन की कि टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या था, कितने दूर दूर तक राजाओं का साम्राज्य फैला हुआ था। अशोक के बारे में पता लगा कर्नाटक तक से आगे तक था, और प्रयाग से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण के बहुत सारे राजाओं को हराया था। ओके, दूसरी चीज क्या पता लग सकती है पॉलिटिक्स में? एक तो हो गया टेरिटोरियल एक्सटेंट, दूसरी चीज जो पता लगेगी उसके बारे में लिखिए जीनियोलॉजी, वंशावली। जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी का मतलब होता है वंशावली। वंशावली तो समझ में आता है ना, राजा, उसका बेटा 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 बेटा, ऐसे करते करते उत्तराधिकारी की सारी डिटेल्स वो भी पता लग जाती है। अब जीनियोलॉजी वो भी इंस्क्रिप्शन में ज़रूरी क्यों है? आपको कॉमन सेंस अगर हो तो आपको पता रहना चाहिए पहले से ही कि ये जो जीनियोलॉजी है वेदों में पहले से ही लिखी रहती है, पुराणों में। ठीक है, हर पुराण में राजाओं के नाम वगैरह सीरीज वाइज लिखे हुए हैं। बट लिटरेचर में क्या प्रॉब्लम आती है? लिखे हुए में एक प्रॉब्लम ये है कि टू द एक्सटेंट बीच बीच में कोई गैप आ जाता है जहाँ पे पता नहीं लग पाता कि बीच का राजा कौन था। तो बीच के राजा कौन थे, उस गैप को भरने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? इंस्क्रिप्शन से पता लगाना पड़ता है। तो जीनियोलॉजी में आप लिख लीजिए, इट इज द लिस्ट ऑफ रूलर्स ऑफ पर्टिकुलर डायनेस्टी। यह किसी वंश के राजाओं की सूची होती है। इट इज अ लिस्ट ऑफ रूलर्स ऑफ अ पर्टिकुलर डायनेस्टी, यह किसी वंश के राजाओं की सूची होती है। द लिस्ट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन लिटरेचर, साहित्य में यह सूची पहले से ही मिलेगी। द लिस्ट विल ऑलरेडी बी अवेलेबल इन लिटरेचर, साहित्य में यह सूची पहले ही मिलेगी, बट विथ सम गैप्स, किंतु कुछ भाग नहीं होंगे। बट विथ सम गैप्स, किंतु कुछ भाग नहीं होंगे। दिस गैप इज कवर्ड बाय इंस्क्रिप्शन, और यही कमी शिलालेख पूरी करते हैं। एंड दिस गैप इज कवर्ड बाय इंस्क्रिप्शन, और यही कमी पुरालेख पूरा करते हैं। ठीक है, और क्या पता लगेगा?
पत्थरों से हमको पता चल रहा है उनका क्षेत्र क्या था, पत्थरों से पता चल रहा है उनकी वंशावली की जो गैप थी, उस गैप को कंप्लीट करने के लिए वहाँ कुछ नाम मिल जाते हैं। और तीसरी चीज़ पता लगती है वहाँ का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। तो तीसरी चीज़ हो जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उनका प्रशासन। प्रशासन में सबसे पहली चीज़ जो पता चलेगी, जो भी राजा है जिसके बारे में इंस्क्रिप्शन में लिखा है, उस वक्त उस राजा की ब्यूरोक्रेसी क्या होती थी, नौकरशाह, नौकरशाही के बारे में पता लगता था। अरे कौन कैसा अधिकारी होता था उस वक्त, कैसे सिस्टम चलते थे, उसके बारे में पता लगता था। ठीक है, इस ब्यूरोक्रेसी के बारे में अगेन एग्जांपल आपको लिखना है, अशोकन की इंस्क्रिप्शन, अशोक के शिलालेख। दूसरी चीज एडमिनिस्ट्रेशन में पता लगेगा। अगली चीज क्या होती है एडमिनिस्ट्रेशन में, लैंड रेवेन्यू, जमीन से मिलने वाला टैक्स, भूमि कर, लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू के अलावा आप इसको ऑब्लिक करके एक और चीज लिख लेना, लैंड डोनेशंस, भूमि दान। लैंड रेवेन्यू के बारे में पता चलता था और लैंड डोनेशंस के बारे में भी पता चलता था। चार्टर्स होते थे कि ये राजा इस पंडित को या इसको भूमि दान पर दे रहा है या मंदिर बनवा कर दे रहा है, वो सब। और तीसरी चीज़ जो पता लगती थी प्रशासन के अंदर, वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, वो थी लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय स्व प्रशासन, लोकल लेवल या लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय स्व प्रशासन। स्थानीय स्व प्रशासन का मतलब क्या होता है, जैसे आज हम पंचायतों की बात करते हैं, जिला पंचायत की बात करते हैं, तो ये क्या है, स्थानीय स्व प्रशासन है। दैट मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन या सेंट्रलाइजेशन का फॉर्म है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का फॉर्मेशन है। ठीक है, विकेंद्रीकरण, केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति ना होते हुए रहे, बट स्टिल लोअर लेवल पे भी शक्तियाँ होनी चाहिए। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है जो बताता है कि प्राचीन भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चलती थी, उस इंस्क्रिप्शन का नाम है उत्तर मेरू। नाम लिख लेना। एग्जाम्पल, उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन ऑफ चोल, जो चोल का शिलालेख था। दैट मीन्स उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन ऑफ चोल, उत्तर मेरू चोल शिलालेख। क्या समझ में आता है इस शिलालेख से ही, क्या समझ में आ गया, चोल साम्राज्य में क्या होता था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती थी। ओके, दैट मीन्स इस इंस्क्रिप्शन में जो उत्तर मेरू है बहुत प्रोमिनेंट है और बहुत फेवरेट है एग्जामिनर्स का। ये उत्तर मेरू के बारे में पूछते ही पूछते हैं, ज़्यादा नहीं पूछ पाते क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। तो उत्तर मेरू के बारे में बताइए इंस्क्रिप्शन में क्यों पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन से क्यों पूछते हैं, उसका रीज़न ये रहता है क्योंकि वो बात क्या कर रहा है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। ओके, तो आपको भारत का इतिहास पता है, आप अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ओर जाएंगे, प्रशासनिक विभाग में जाएंगे और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट संभालेंगे, तो क्या आपको इसका पास्ट भी पता है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो वो उत्तर मेरू बताता है। ओके, और वो सबसे पहले इंस्क्रिप्शन किसका है, वो चोल का है। क्या करते थे वो, अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है तो जाहिर सी बात है कोई एक राजा तो बैठेगा नहीं उस गवर्नमेंट में, कोई एक व्यक्ति ही आएगा गाँव से, और वहाँ से आते वक्त इलेक्शन होगा। हाँ, जैसे आज होते हैं इलेक्शन वैसे तो नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग किसी एक का तो नाम लेंगे कि ये हमारी तरफ से इस प्रशासन का वरिष्ठ अधिकारी होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स उसके अंदर होती थी। ठीक है, तो यूपीएससी इसके बारे में बहुत फेवरेट टॉपिक बन जाता है, यूपीएससी का ऑप्शन में पूछती है, या प्रीलिम्स में भी कभी कभार आ सकता है। ठीक है, इसके बारे में लिख लीजिए उत्तर मेरू के बारे में। इट डिस्क्राइब्स सेल्फ गवर्नमेंट, इट डिस्क्राइब्स लोकल गवर्नमेंट, इसमें स्थानीय प्रशासन की बात है। इट डिस्क्राइब्स लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय प्रशासन की बात है। इन विच चोल मेक्स कमिटीज, जहां चोल समितियां बनाते थे, वेयर चोल मेक्स कमिटीज, जहां चोल समितियां बनाते थे, विच वर इलेक्टेड, जो चुनकर आती थी, विच वर इलेक्टेड, जो चुनकर आती थी। देर आर मैनी सच सब कमिटीज, ऐसी बहुत सी उप समितियां बनती थी। देर आर मैनी सच सब कमिटीज, ऐसी बहुत सी उप समितियां बनती थी। एंड असाइंड अ सर्टेन टास्क, और कुछ विशेष काम दिए जाते। एंड असाइंड सम टास्क, और कुछ विशेष कार्य
दिए जाते। जैसे कमेटी नंबर 1 बनी है तो कमेटी नंबर 1 को क्या दे दिया, उनको टास्क असाइन कर दिया फार्मर्स का। अब तुमको क्या देखना है, फार्मर्स को देखना है, लिख लेना ये सारी चीजें। कुछ कमेटी किस किस मामले में बनती थी? फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए, फॉर टेम्पल्स, मंदिरों के लिए, फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए, फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, राजस्व लेने के लिए, फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, राजस्व लेने के लिए। ये 4 प्रोमिनेंट कमिटियां होती थी चोल के समय में। ओके, और ये सब इलेक्ट होकर आती थी और इन सबके पास अपना अपना एक काम होता था। ठीक है, देख लो ना, रेवेन्यू कलेक्शन वाली पावर आज भी वही की वही है। आज पंचायतों को कुछ अधिकार दिया गया है कि आप किसी सीमित मात्रा में कुछ टैक्स ले सकते हो और अपने ही पंचायत के एरिया में, गांव में डेवलपमेंट करवाने के लिए वो पैसा लगा सकते हो। ये पावर पंचायतों के पास होती है, अच्छे से होती है। ठीक है, अब इसके बाद में ये तो हो गया पॉलिटिकल, इसके एग्जांपल्स भी देख लिए, जब ज़्यादा पढ़ेंगे तो और भी देंगे एग्जांपल्स। ये प्रोमिनेंट है इस एरिया में, अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो लिख देना। इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंस्क्रिप्शन, शिलालेखों से पहली जानकारी क्या मिली? राजनीति के बारे में। अब दूसरे नंबर की राजनीति जो जानकारी मिलेगी वो मिलेगी धार्मिक, रिलीजियस इंफॉर्मेशन। रिलीजियस इंफॉर्मेशन, धार्मिक जानकारी क्या मिल सकती है? क्या जानकारी मिलती है धर्म के नाम पर? कोई एग्जाम्पल, या क्या जानकारी मिलती होगी? हाँ राइट, वो राजा का धर्म क्या था, वो राजा किस धर्म से बाद में प्रभावित हुआ, ठीक है, और उसने किस धर्म का संरक्षण किया, किस धर्म का प्रभाव उस समय, उसके समय ज़्यादा था। ये सारी चीज़ें रिलीजियस इंस्क्रिप्शंस में मिल जाती है, रिलीजियस इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है फ़ायदा हमको? इससे ये फ़ायदा होता है कि आज का जो भी धर्म है उसका प्राचीन इतिहास क्या था, उस धर्म का आज जैसा है धर्म वो पहले कैसा था, इसकी डिटेल्स पता लग जाती है। तो क्या समझ में आता है? एवोल्यूशन कैसा चला, शुरुआत में धर्म ऐसा था, इसमें इतने कर्मकांड रीति रिवाज होते थे और आज वो ऐसे बन गए। ओके, और हर डेट के बीच में जो जो इंस्क्रिप्शन मिलते जाएंगे वो उसको आगे बढ़ाता जाएगा, उस डिटेल्स को। तो बहुत सारी जानकारी मिलती है इसमें। आप पॉइंट्स लिख लो। पहला, सम लैंड डोनेशंस वर डन टू रिलीजियस कम्युनिटीज, कुछ भूमि दान किए जाते थे धार्मिक समुदायों को। सम लैंड डोनेशंस वर डन टू रिलीजियस कम्युनिटीज, कुछ भूमि दान किए जाते थे धार्मिक समुदायों को, टू रिलीजियस कम्युनिटीज, एंड डिटेल्स वर मेड इन टेम्पल वॉल, जिसकी जानकारी मंदिर की दीवारों में लिखी जाती। एंड डिटेल्स वर मेड इन टेम्पल वॉल, जिसकी जानकारी मंदिरों में लिखी जाती। सम टर्म्स आर देयर, कुछ शब्द मिले हैं। सम टर्म्स आर देयर, कुछ शब्द मिले हैं, मतलब मंदिरों में ऐसे कुछ शब्द मिले हैं जिससे पता चलता है कि लैंड डोनेशंस के कुछ प्रकार होते थे। एग्जाम्पल, उदाहरण, ब्रह्मदेय, ब्रह्मदेय या ब्रह्मदेयस बोलते हैं, ब्रह्मदेयस। दूसरा प्रकार लिखिए, अग्रहारा, अग्रहारा, और तीसरा देवदारा। These were the types of donations, यह दान के प्रकार थे। These were the types of donations, यह दान के प्रकार थे। ओके, तो पता चलता था कि कौन से रिलीजियस कम्युनिटी को दान दिया जा रहा है। ऑब्वियसली ज़्यादातर दान किसको दिए जाएंगे? ब्राह्मण्स को। ओके, मैक्सिमम। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए रिलीजियस में, वी कैन गेट रिलीजियस बिलीफ ऑफ सोसाइटी, हमें समाज का धार्मिक विश्वास पता लगता है। वी कैन गेट रिलीजियस बिलीफ ऑफ सोसाइटी, हमें समाज का धार्मिक विश्वास पता चलता है। इंस्क्रिप्शन से पता लग जाएगा उस समय समाज का कोई एक तबका कौन सा धर्म को मानता था, ये भी पता लगता है। एंड स्टेटस ऑफ अर्ली रिलीजन, और प्राचीन धर्म का स्तर भी। एंड स्टेटस ऑफ अर्ली रिलीजन, और प्राचीन धर्म का स्तर भी।
समटाइम्स इट हैज बीन इंटरप्रेटेड फ्रॉम इंस्क्रिप्शन, कभी कभार शिलालेखों से यह पता लगा है, समटाइम्स इट हैज बीन इंटरप्रेटेड फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस, कभी कभार शिलालेखों से यह पता चला है दैट बुद्धिस्ट पीपल गॉट डोनेशन ऑफ लैंड, कि बुद्ध लोगों को भूमि अनुदान मिलता था, दैट बुद्धिस्ट पीपल गॉट डोनेशन फ्रॉम लैंड, कि बुद्ध लोगों को भूमि अनुदान मिलता था, इन साउथ इंडिया ऑल्सो, दक्षिण भारत में भी, इन साउथ इंडिया ऑल्सो, दक्षिण भारत में भी, लेकिन कब? इन अर्ली मेडिवियल पीरियड, शुरुआती या प्रारंभिक मध्यकालीन समय में भी, इन अर्ली मेडिवियल पीरियड, प्राचीन मध्यकालीन समय में भी। अब एंशिएंट क्या होता है? IVC से लेके 6th सेंचुरी BC तक आपको मिलेगा अर्ली एंशिएंट, शुरुआती प्राचीन। फिर 6th सेंचुरी BC से आगे आप मूव करेंगे तो लगभग पहला मुस्लिम आक्रमण 712, और फिर मोहम्मद घौरी और चंद्र पृथ्वीराज चौहान के बीच जो वो युद्ध हुआ था 1192 समथिंग में, ओके 1191 में, 92, हाँ, तो वहां तक का जो गैप है उसमें ये पता लगा। देखो पहली चीज तो क्या है, हमें पता है कि बुद्ध कल्चर जो है वो यहाँ से है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ओके, आसपास से। यहाँ पर वो बहुत प्रोमिनेंट था, बहुत फेमस था वो धर्म, और फैल रहा था लगातार। तो समझ में आता है कि डोनेशन बहुत ज़्यादा मिले होंगे बुद्ध लोगों को। बट हमने कहाँ की बात लिखी? मिडिवल पीरियड की। और मध्यकालीन इतिहास कब से शुरू होता है? जब से मुस्लिम या इस्लाम भारत में आना शुरू हो जाता है। तो ये पाया गया है कि जब मध्यकालीन इतिहास आ चुका था शुरुआती दौर में, प्राचीन इतिहास खत्म हो चुका था, फिर भी बुद्ध लोगों को बड़ा माना जाता था, सम्मान किया जाता था, और कहीं कहीं दक्षिण में भी उनको जमीनें दी गई। ये इसका एग्जाम्पल रहेगा, ओके। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध धर्म का प्रचलन शुरू होने वाला था, और उसके बाद बुद्ध धर्म बहुत फेमस होने वाला था, आज से 2600 साल पहले, 2400 साल, 500 साल या 600 साल पहले। लेकिन उस वक्त एक और सेक्शन था जो बराबर फेमस था, आजीविका सेक्शन, ओके। तो उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि उस वक्त जो आजीविका था उसके बारे में कैसा पता चला कि बुद्ध धर्म के अलावा आजीविका भी होता था। तो उसके लिए भी ऐसे कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले, ऐसे कुछ गुफाएं मिली, जिससे पता चलता है कि आजीविका फॉलो करने वाले जो राजा थे उन्होंने किसको गिफ्ट की थी? आजीविका फॉलो करने वाले लोगों को वो गुफाएं या वो जमीनें गिफ्ट की थी। प्रीडोमिनेंटली अशोक का एक ग्रैंडसन था दशरथ, ओके, उसने गिफ्ट करी थी, ओके। तो लिख लीजिए, सर्टेन सेक्शन सच एज आजीविका, यक्ष एंड नागा, कई तबके जैसे कि आजीविका, यक्ष और नागा, सर्टेन सेक्शंस सच एज आजीविका, यक्ष एंड नागा, कई तबके जैसे कि आजीविका, यक्ष और नागा, वर हैव बीन प्रूव्ड बाय फ्यू इंस्क्रिप्शंस, कुछ शिलालेखों में साबित हुए हैं, वर हैव बीन प्रूव्ड बाय फ्यू इंस्क्रिप्शंस, कुछ शिलालेखों में साबित हुए हैं, सच एज 12 केव्स इंस्क्रिप्शन, जैसे कि 12 गुफा शिलालेख, सच एज 12 केव इंस्क्रिप्शन, जैसे कि 12 शिलालेख। कहाँ है ये 12 की गुफाएं? नहीं, इन गया में। Normally these sections
डिड नॉट हैव एनी स्क्रिप्चर्स। सामान्य तौर पर इन तबकों की कोई लिपि नहीं होती थी। नॉर्मली दीज सेक्शंस डू नॉट हैव एनी स्क्रिप्चर्स, सॉरी लिपि मत लिखना, लेख लिखना है। सामान्यतः इन तबकों की कोई लेख नहीं होते थे। डू नॉट हैव एनी स्क्रिप्चर्स, सामान्यतः इनके कोई लेख नहीं होते थे। मतलब ढूंढने जाओगे कि इनका कोई लिटरेचर में मिल जाए, बहुत कम, बहुत रेयर मिल पाएगा। ओके, जैसे बुद्ध है, जैन है, ब्राह्मणिज्म है, वेद है, ऐसी भीड़ नहीं मिलेगी, थोड़ी कम मिलेगी, बहुत बहुत कम मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया, रिलीजियस इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि उस वक्त का धर्म क्या था, और क्या केवल वही धर्म था या उसके साथ दूसरे धर्म भी थे, वो डिटेल मिलती है। तीसरी जानकारी मिलेगी समाज के बारे में, उस वक्त का समाज कैसा था। तो लिखिए इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सोसाइटी, समाज के बारे में जानकारियाँ, समाज की जानकारी। अब समाज की जानकारी तो राजा के इंस्क्रिप्शन में कभी नहीं मिलेगी। समाज की जानकारी आपको मिल सकती थी व्यापारियों की। ओके, वो भी कभी कभार जो डोनेशन करते थे उससे एक प्रतीत होता था कि मर्चेंट जो समाज होता था वो किस प्रकार चलता था। मर्चेंट्स कितने टाइप के होंगे, हर प्रकार के, कोई तेल बेचता था, कोई ज्वेलरी बेचता था, कोई मत्स्य पालन या कोई मसाले बेचता था, सब अलग अलग तरीके से। तो हर एरिया में जो मर्चेंट ने डोनेशन किया और तो उस डोनेशन में उस मंदिर के लिए उसका नाम की इंस्क्रिप्शन लिखी जाएगी और उसमें पता चलेगा कि वो व्यक्ति क्या करता था। वो व्यक्ति क्या करता था से क्या पता चलेगा, सोसाइटी में ज़्यादातर क्या चलता था। ओके, 100% तो कुछ पता नहीं चलने वाला, एक अंदाज़ा तो पता ही लग जाता है। ओके, इसमें आप लिख लीजिए, इन लैंड डोनेशन इंस्क्रिप्शंस, भूमिदान शिलालेखों में, इन लैंड डोनेशन इंस्क्रिप्शंस, भूमिदान शिलालेखों में, डन बाय मर्चेंट्स, जो व्यापारियों ने बनवाए हों, डन बाय मर्चेंट्स, जो व्यापारियों ने बनवाए हों, गिव्स आइडिया फॉर सोसाइटी, समाज की कुछ जानकारी देता था। गिव्स आइडिया फॉर सोसाइटी, समाज की कुछ जानकारी देता था। ठीक है, जैसे आज देख लो आप, आज अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के गेट के अंदर एंटर होते से ही या बाहर या मंदिर के किसी दीवार पे वो मंदिर किसने बनाया, तो डोनेशन कहाँ कहाँ से आया, उसकी पूरी एक लिस्ट होती है। ऑब्वियस है, जिसने सबसे ज़्यादा डोनेशन दिया होगा वो लिस्ट में कहाँ आ जाता है, ठीक है, सबसे टॉप पे दिखता है। तो उसके बाद फिर वो पूरी लिस्ट चलती है और पता लगता है कि डोनेशन कैसे दिया गया। तो उस वक्त भी तो मंदिर बनते थे, उस वक्त भी डोनेशन आते थे, उस वक्त भी ऐसी लिस्ट बनती थी। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि समाज का वर्गीकरण होना भी अब शुरू होगा। ऑब्वियसली जो ज़्यादा पैसा देगा मंदिर के निर्माण में, उस व्यक्ति को ज़्यादा वर्गीकृत श्रेणी में रखा जाएगा। ओके, कि ये धनी व्यक्ति है और इसकी श्रेणी उच्च है। और जो डोनेशन देंगे ही नहीं उनको मंदिर से बाहर कर दिया जाएगा और उनको लिस्ट में कभी डाला ही नहीं जाएगा। ये प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली है, इन स्क्रिप्चर्स की वजह से भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। ओके, कनेक्ट करके ये सब लिखना, लिख लीजिए। टर्म के बारे में मैं आपको लिखवा देता हूँ अगली लाइन में। देखो, एक टर्म होता है, उस टर्म को बोलते हैं सोशल मोबिलिटी। सामाजिक विस्थापन, क्या मतलब होता है इसका? पढ़ते से ही दिमाग में क्लिक होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स में देखो एक आदत बहुत ज़रूरी है, स्लो रीडिंग नहीं होना, स्लो राइटिंग नहीं होना। यूपीएससी का काम का नहीं होता। हमको लगता है ना कि हम जितना धीरे पढ़ेंगे हमको ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसा नहीं होता जल्दी। हम जितना तेज़ पढ़ते हैं हमें उतना जल्दी समझ में आता है। ओके, स्लो रीडिंग से कोई फायदा नहीं होता है। तो ये शब्द दिखते से आपको पता लगना चाहिए, सामाजिक मोबिलिटी। पुराने समय में एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाने के लिए यज्ञ के जरिए, अनुष्ठानों के जरिए कोई भी ब्राह्मण से क्षत्रिय, क्षत्रिय से ब्राह्मण या किसी भी वर्ग में शिफ्ट हो सकता था। ये पता है ना? तो उस पूरी व्यवस्था को क्या कहते हैं? सोशल मोबिलिटी। अब वो उस वक्त ध्यान नहीं आया एग्जाम में, तो आप कहाँ के कहाँ चले जाओगे थोड़ी ही देर बाद, अचानक से कैच होना। ये इस बारे में बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इसीलिए तो क्वेश्चन पढ़ते से ही आंसर तैयार रहना चाहिए। हर एक शब्द को पकड़ते से ही उसके बारे में सोच लेना पूरा करना पड़ेगा आपको।
ओके, तो इंटरप्रिटेशन निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या कर सकते थे पहले, किसी भी वर्ग में अदला बदली कर सकते थे अपने गुणों के अनुसार, क्योंकि देखो ना, चंद्रगुप्त आया, सबसे पहला गुप्त चंद्रगुप्त, क्या वो क्षत्रिय था? नहीं था, वो अपग्रेड हुआ। वो अपग्रेड कैसे हुआ होगा? उसने कई बार डोनेशन भी किए होंगे और लिस्ट में टॉप पे भी आया होगा, तो वो धीरे धीरे किस वर्ग में आया? क्षत्रिय में आया। क्या सातवाहन क्षत्रिय थे? नहीं थे। क्या चोल क्षत्रिय थे? नहीं थे। इतिहास में ज़्यादातर रूलर जो रहे हैं ना, वो क्षत्रिय नहीं रहे हैं। ओके, मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। शुंग की बात करें, वो भी बिल्कुल भी क्षत्रिय नहीं थे। तो कोई भी क्षत्रिय नहीं था। इवन सम राजपूत, कुछ राजपूत वर्ग ऐसे हैं जो कभी क्षत्रिय थे ही नहीं, वो शिफ्ट हुए हैं। प्रीडोमिनेटली अगर बात करें हम कछावा की, वो पीजेंट्स होते थे, किसान होते थे, और उसके बाद में फिर फाइट स्टार्ट करी, वॉर में जाना शुरू किया। तो वॉर में जाना शुरू किया और मदद करना शुरू करी, तो किस कैटेगरी में आ गए? वो पीजेंट से डायरेक्ट क्षत्रिय में आ गए। ओके, तो इस तरीके से समाज में बदलाव होते थे, और समाज में बदलाव करने का कारण ये चार्टर बहुत अहम भूमिका निभाता था, मंदिर के इंस्क्रिप्शंस। ओके, तो उस वक्त तो ज़रूरी थे ये चीज़ें। नाम आ गया ना मंदिर में सबसे टॉप पर, मतलब आप टॉप कैटेगरी के एलीट व्यक्ति हो, जिसके पास में धन दौलत है और लोग आपकी इज्जत करेंगे। ये था मंदिर में इंस्क्रिप्शन लगाने का फायदा। ठीक है, ठीक है, हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ही पहले कुछ और था फिर क्षत्रिय बना। कुछ रॉयल कम्युनिटीज़ थी जो शुरुआत से ही क्षत्रिय थी और कंटिन्यू भी रखा उन्होंने। ठीक है, एक कायस्थ कम्युनिटी के बारे में सुन रखा है आपने, मैंने बताया भी था, लाला, बनिए वाला लाला नहीं, कायस्थ कम्युनिटी का लाला अलग होता है। वो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। कायस्थ कम्युनिटी वॉज कंसिडर्ड एज द लोअर ग्रेड, सबसे निम्न वर्ग में कायस्थ कम्युनिटी को माना जाता था। अब देखो, अब टॉप या मिडिल लेवल पर आती है, राइट? जो भी हिंदू धर्म के वर्ग हैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। ऐसा क्यों हुआ? उसके पीछे का एक रीज़न है। अब कायस्थ में सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है सक्सेसफुल आदमी का? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ऐसा कायस्थ। ओके, बच्चन उनका ओरिजिनल सरनेम है श्रीवास्तव, नहीं बता रहा हूँ। तो ये श्रीवास्तव क्या होते हैं? कायस्थ होते हैं, राइट? अमिताभ बच्चन का नाम बच्चन कैसे पड़ा? जो कवि होते हैं उनके फादर का नाम क्या था? हरिवंश राय बच्चन, वो कवि थे। और कवि लोगों का एक तखन्नुस होता है, मतलब ये होता है कि वो अपना नाम लगा लेते हैं, अपने उपनाम लगाते हैं। तो उन्होंने एक पर्शियन वर्ड लिया था बच्चा, उसी बच्चा से क्या बना? बच्चन। ठीक है, कि मैं कविताओं का बच्चा हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं आता, तो वो बच्चन नाम लगा। आपको कहीं नहीं मिलेगा ये सरनेम, कहाँ मिलता है? क्या मिला क्या? तो उनके फादर ने अडॉप्ट किया था वो नाम, और श्रीवास्तव हटाकर क्या लगाया? बच्चन। तो फिर बच्चन परिवार कंटिन्यू हुआ। तो ये इस लेवल तक कैसे आए? कायस्थ जो थे स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया, रिटर्न वर्क किया करते थे, लैंड रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स रखना क्षेत्रों में, ताकि वो लेखा पद्धति वगैरह वो सब काम भी उनके वर्क के अंदर में ही रहता है। तो धीरे धीरे जब हम मिडिवियल पीरियड में पहुंचते हैं, मध्यकालीन इतिहास में, और जब मुस्लिम रूलर्स आना स्टार्ट करते हैं, तो यही कायस्थ वर्ग क्या करता है? उनके दरबारों में आना शुरू करता है और वहाँ पर राइटिंग वर्क करना शुरू करता है, और वहीं से अपग्रेडेशन आना उस वर्ग में शुरू हो गया। प्लस दरबार में काम किया, इनकम अच्छी हुई, इनकम अच्छी होने के बाद डोनेशन आया मंदिर में, और मंदिर में डोनेशन अच्छा किया तो लिस्ट में नाम आ गया ऊपर। हो गया फाइनल, टॉप से बॉटम तक की कहानी है ये, एक एग्जाम्पल है कायस्थ का। ओके, तो ऐसे बहुत सारी जगह भी चीज़ें हुई ही होंगी, राइट? चलिए आप लिख लीजिए। इंस्क्रिप्शन फ्रीक्वेंटली टेल अस अबाउट सोशल सिस्टम। शिलालेख हमें सामाजिक व्यवस्था बताते हैं एंड वैल्यूज और मूल्य भी, एंड वैल्यूज और मूल्य भी, सच एज वर्ण ऑर्डर, जैसे कि वर्ण व्यवस्था, कॉमा सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता। समझ में आ गया इसका मीनिंग? सोशल मोबिलिटी का, सामाजिक गतिशीलता, देयर रिलेशन विद द एनवायरनमेंट,
प्रकृति से उनका रिश्ता, देयर रिलेशन विद द एनवायरमेंट, वातावरण से उनका रिश्ता। सच इंफॉर्मेशन कम फ्रॉम टेम्पल इंस्क्रिप्शन, और ऐसी जानकारी मंदिर शिलालेखों से मिलती है। सच इंस्क्रिप्शन केम फ्रॉम टेम्पल इंस्क्रिप्शन, यह जानकारी हमें मंदिर शिलालेखों से मिलती है। यूपीएससी में क्या जरूरी नहीं है, क्यों बहुत जरूरी है। ओके, आप बस बोल दो मंदिरों से मिला, क्यों, कैसे, कब, वह वो जरूरी हो जाएगा। तो उसके लिए फिर एग्जाम्पल्स याद रख लेना, एग्जाम्पल लिख लेना। कायस्थ कम्युनिटी अपग्रेडेशन, कायस्थ वर्ग का आगे बढ़ना, बस। तो अब सोसाइटी की इंफॉर्मेशन है, इसमें आपने पहला पॉइंट लिखा है ए। दूसरी और क्या जानकारी मिल सकती है? कल्चर के बारे में, संस्कृति क्या थी। तो अब तीसरे पॉइंट का दूसरा पॉइंट लिखिए, कल्चरल इंफॉर्मेशन, सांस्कृतिक जानकारी। कल्चरल इंफॉर्मेशन, सांस्कृतिक जानकारी समाज के अंदर ही रहेगा। सम इंस्क्रिप्शन गिव अस इंफॉर्मेशन, कुछ शिलालेख जानकारी देते हैं। सम इंस्क्रिप्शन गिव अस इन्फो, कुछ शिलालेख जानकारी देते हैं। रिगार्डिंग मैनी कल्चरल प्रैक्टिस, सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में। रिगार्डिंग कल्चरल एक्टिविटीज, सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में। जैसे, आंसर मुश्किल नहीं करना है, जैसे क्या? सांस्कृतिक गतिविधियां क्या होती है? लाइक डांस एंड म्यूजिक, जैसे नृत्य और संगीत। त्योहारों के अंदर भी तो यही बनेगा, गाने और डांस। इन तमिलनाडु में मैनी इंस्क्रिप्शंस डू टेल अबाउट फॉर्म्स ऑफ डांसेस, कई शिलालेख नृत्य की जानकारी देते हैं। डू टेल अस अबाउट मैनी फॉर्म्स ऑफ डांसेस, नृत्य की जानकारी या नृत्य के प्रकार की जानकारी देते हैं। एंड नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र की भी। एंड नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र की भी। लाइक नटराजन टेम्पल इंस्क्रिप्शन, जैसे नटराजन शिलालेख मंदिर, नटराजन मंदिर शिलालेख। लाइक नटराजन टेम्पल इंस्क्रिप्शन, जैसे नटराजन मंदिर का शिलालेख। तो नटराजन मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। ओके, एंड फाइनली तीसरी चीज जो हमें पता चलती है वो होता है एग्रेरियन रिलेशन, कृषि संबंध। एग्रेरियन रिलेशन, कृषि संबंध। समाज की तीन चीजें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एग्रेरियन रिलेशन, इसमें लिखो, दिस रिलेशन कीप्स ऑन चेंजिंग, यह संबंध बदलते गए। दिस रिलेशन कीप्स ऑन चेंजिंग, यह संबंध बदलते गए। बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड पीजेंट, जमीन के मालिक और किसान के बीच। बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड पीजेंट, जमीन के मालिक और किसानों के बीच। ऑब्वियसली ना, देखो उस समय कोई ज़मींदार होता होगा, ज़मींदार होता था तो उसके अंडर में बहुत सारे किसान काम करते थे, और जो ज़मींदार होता था वो उनसे उस पूरी उपज का कुछ हिस्सा ले लेता था। अब मान लो वो ज़मींदार की भूमि किसी राजा ने अपनी मर्जी से किसी ब्राह्मण को दान में दे दी। अब वो ज़मीन ब्राह्मण को मिली है, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा या घटेगा? शोषण। ब्राह्मण है तो शोषण बढ़ेगा। ओके, वो उन पीजेंट से ज़्यादा हिस्सा मांगने की हमेशा कोशिश करा करेंगे। तो समाज में ऐसे कुछ बदलाव आते चलेंगे, उन सब की जानकारी इसमें रहती है। और चौथा क्या हो सकता है? अब सोसाइटी खत्म, 4 जानकारियाँ मिली हैं, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक,
अब चौथी मिलेगी इकोनॉमिक, आर्थिक जानकारियां, इकोनॉमिक डिटेल्स। दीज आर अबाउट मर्चेंट ट्रेड एंड कॉमर्स। यह व्यापारी व्यापार और वाणिज्य की जानकारी देता है। इट इज अबाउट मर्चेंट ट्रेड एंड कॉमर्स। यह व्यापारी व्यापार और वाणिज्य की जानकारी देता है। कॉमा गिल्ड, श्रेणियों की, गिल्ड श्रेणियों की, व्यापारियों के समूह को गिल्ड कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। एंड इशू ऑफ कॉइन्स, और सिक्कों के प्रचलन की, एंड इशू ऑफ कॉइन्स, एवं सिक्कों के प्रचलन की। बेस्ट एग्जाम्पल बताओ, इंस्क्रिप्शन का एग्जाम्पल मान लो। पत्थर कहाँ है? 80 किलोमीटर दूर है यहाँ से। मंदसौर इंस्क्रिप्शन, मंदसौर शिलालेख। सबसे उत्कृष्ट एग्जाम्पल अगर बोलना हो आपको कॉमर्स और ट्रेड का, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मंदसौर का। ओके, क्यों है? बात वो आगे बढ़ती है, यहीं पर ही नहीं, यहाँ से यूपीएससी का खेल शुरू होता है। क्यों? क्या है उसके अंदर ऐसा? इसके अंदर ये लिखा है, जानकारी दी गई है कि सर्टनली उस जमाने में जो भी व्यवस्था थी श्रेणी की, देखो क्या होता था, सबसे ज़्यादा तेल का व्यापार जो होता था वो गुजरात में होता था। बट समय के साथ साथ तेल यानी बाहर विदेशों को तेल भेजना वगैरह, वो सब, वो मेडिसिनल तेल हो, खाना बनाने के लिए हो, या कुछ भी हो, तेल। तो जो जैविक तेल होता था उसका बिजनेस अचानक से डाउनफॉल में आया था एक समय में, और वो गुजरात में आया था। तो वो जो पूरा बिजनेस था तेल का व्यापार, उसको कहाँ शिफ्ट किया गया था? मंदसौर। उसकी जानकारी दी गई। और कोई सर्टन राजा के किसी एक वो एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट ने उस व्यापार को एक गुजरात से हटाकर मंदसौर स्थापित किया था, उसकी जानकारी जिससे लिख लो जानकारी में। इट सेज इट हैज़ डिटेल्स ऑफ गिल्ड। इसमें व्यापारी, इसमें श्रेणी की जानकारी है। इट हैज़ डिटेल्स अबाउट गिल्ड, इसमें श्रेणी की जानकारी है। श्रेणी यानी व्यापारियों का समूह। विच वॉज शिफ्टेड फ्रॉम गुजरात, जिसे गुजरात से हटाया गया था। एंड दे वर ऑयल ट्रेडर्स, और वे तेल के व्यापारी थे। एंड दे वर ऑयल ट्रेडर्स, और वह तेल के व्यापारी थे। गवर्नमेंट ने शिफ्ट करवाया था उस समय की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ठीक, आप जब आंसर लिखेंगे तो आपको इसी फ्लो में आंसर को भी समझाना है, आगे पीछे नहीं करना है कभी। और क्वेश्चन कैसा बने, अगर इंस्क्रिप्शन से जुड़ा हुआ बने तो ये समझा दीजिए। ओके, हेडिंग ही क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखिए। ठीक, अब इन सब के अलावा क्या ये सब कुछ परफेक्ट है? नहीं, लिमिटेशंस हर एक इंस्क्रिप्शन की होती है। अगली हेडिंग डालिए, लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शन। आंसर लिखते वक्त प्लीज याद रखिएगा, ये आंसर इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछा और आपने ये सब लिखा, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में लिमिटेशन लिखना पड़ेगी अंत में। ओके, तो लिखो शिलालेखों की सीमाएं। शिलालेखों की सीमाएं, क्या सीमा हो सकती है शिलालेखों की? कभी भी पूरी डिटेल नहीं मिलेगी। ओके, या हो सकता है हमें सिर्फ पता ना चल पाए कभी भी, प्लस कभी कभार मिसगाइड भी कर सकती है, गलत जानकारियां भी दे सकती है। तो पहला पॉइंट लिखिए, दे कैन मिसगाइड अस, ये हमें भ्रमित कर सकती हैं। कब कर सकती हैं? कई राजाओं ने एक स्तंभ उठा के अपने दिल्ली पर ले गए, कभी आगरा ले गए। एज इट इज शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यदि इसे एक जगह से दूसरी जगह स्थापित किया हो तो बेचारे आर्कियोलॉजिस्ट बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। बात कहीं और की लिखी थी, उस पत्थर को उठा के कहीं और रखा गया, फुल कंफ्यूजन। ये एक लिमिटेशन हो गई। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उसके अंदर कि
समथिंग विद टेम्पल्स एंड ट्रेड एंड ऑल। बट कभी कभी क्या कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या वास्तविकता में वो रूलर उस वक्त था या नहीं, ये भी कंफ्यूजन हो सकता है, राइट? तो वो कंफ्यूजन भी हो सकते हैं, वो भी लिख ही लो आप। समटाइम्स इट इज नॉट क्लियर दैट हु वॉज रियल रूलर। कभी कभी पता नहीं लग पाता कि असल सम्राट कौन था। समटाइम्स इट इज नॉट क्लियर दैट हु वॉज रियल रूलर। कभी कभी पता नहीं लगता कि असल राजा कौन था। ठीक है, कैसे, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फिर से कर्नाटक चलिए। कर्नाटक में एक शिलालेख मिला जिसमें, जो शिलालेख चालुक्यों का था, सब याद है ना? चालुक्य, बादामी चालुक्य, और दूसरे कौन से होते हैं? वेंगी के चालुक्य। पूर्वी चालुक्य और पश्चिमी चालुक्य किसको कहते हैं दोनों में से? बादामी चालुक्य कहाँ कहते हैं? पश्चिम या पूर्वी? वेस्ट। और वेंगी के ईस्ट। तो चालुक्यों का जो इंस्क्रिप्शन मिला उसमें उन्होंने बोला हम कर्नाटक पे रूल करते हैं, लेकिन उसी समय का एक गुप्त का भी एक इंस्क्रिप्शन मिला जिसने लिखा हमने कर्नाटक को जीता था। ओके, समय एक ही है, तो वो फिर से कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। ओके, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद लिखो तीसरा, मैनी इंस्क्रिप्शंस आर केप्ट इन म्यूजियम। कई शिलालेख संग्रहालयों में रख दिए जाते हैं। मैनी इंस्क्रिप्शंस आर केप्ट इन म्यूजियम। कई शिलालेख संग्रहालय में जाते हैं। एंड आर नॉट पब्लिश्ड येट, और प्रकाशित नहीं किए गए हैं। एंड आर नॉट पब्लिश्ड येट, और प्रकाशित नहीं किए गए हैं। तो क्या होता है इससे प्रॉब्लम? जब आप गवर्नमेंट प्रकाशित ही नहीं करेगी, आर्कियोलॉजिस्ट को शो ही नहीं करेगी, तो अच्छा इंप्रूवमेंट कैसे हो पाएगा एक हिस्ट्री को लिखने में? ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। चौथी, नॉट टॉकिंग अबाउट सबाल्टन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। समाज के सबाल्टन तबके की बात नहीं बताना। नॉट टॉकिंग अबाउट सबाल्टन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। समाज के सबाल्टन तबके की जानकारी नहीं बताना। अब आपको पता है, क्लियर है, 1990 में सबाल्टन आया था, रंजीत गुहा वगैरह स्टेज ऑफ सबाल्टन लेकर आए थे। सबाल्टन का मतलब क्या होता है? हर वो पिछड़ा तबका जिसके बारे में बात नहीं की गई हो उसका इतिहास लिखना, क्षेत्रीय इतिहास लिखना। तो क्या इन शिलालेखों में ये बातें होती हैं? बिल्कुल नहीं होती। पिछड़े तबकों की बातें नहीं हो पाती, तो पता नहीं लग पाता। क्यों? क्योंकि इंस्क्रिप्शन की फंडिंग कौन करता था? एलिट क्लास, रईस वर्ग ही लिखवाते थे, इसीलिए। और पांचवा, समटाइम डेटिंग द इंस्क्रिप्शन इज प्रॉब्लमेटिक। कभी कभार शिलालेखों का समय पता लगाना मुश्किल होता है। समटाइम्स डेटिंग द इंस्क्रिप्शन इज प्रॉब्लमेटिक। कभी कभार शिलालेखों का समय पता लगाना मुश्किल होता है। इफ डेट इज सिंबॉलिक, यदि तारीख चिन्हों में हो। इफ डेट इज सिंबॉलिक, यदि तारीख चिन्हों में हो। कितने बेसिक लिमिटेशंस हैं जो समझ में आते हैं, ये एग्जामिनर को समझाना। ठीक है, आंसर लिखोगे इसी स्ट्रक्चर में ही लिखना जैसा बताया गया है। इसको पता लग जाएगा कि हाँ, इस व्यक्ति को इन टर्म्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एक फेयर आइडिया है, जितना होना चाहिए इतना सफिशिएंट रहेगा। चलिए, हो गया इंस्क्रिप्शन। अब क्या बचा था? न्यूमिस्मेटिक्स। लिख दीजिए हेडिंग कॉइन्स, सिक्के। अगली हेडिंग कॉइन्स, सिक्के। देयर वर टू सिस्टम्स ऑफ एक्सचेंजेस। विनियमन के दो माध्यम होते थे। देयर वर टू सिस्टम्स ऑफ एक्सचेंजेस। विनियमन के दो माध्यम होते थे इन सोसाइटी, समाज में। इन सोसाइटी, समाज में। आदान प्रदान के दो माध्यम कौन से होते थे? पहला लिख लो, वस्तु आदान प्रदान व्यवस्था, बार्टर सिस्टम। और दूसरा कॉइन्स, बार्टर, वस्तु आदान प्रदान व्यवस्था, बार्टर सिस्टम। और दूसरा कॉइन्स, सिक्के।
बार्टर के सामने लिखिए यूज्ड इन रूरल, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा था। दूसरे में लिखिए पॉइंट्स में, ऑब्वियसली कहाँ ज्यादा होगा, शहर में। यूज्ड इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में अधिक, शहरी क्षेत्रों में अधिक था। क्या लॉजिक है इसके पीछे? ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं का आदान प्रदान होता था तो लोगों को चल जाता था। शहरों में सिक्के का चलन क्यों आया, मैंने ये पूछा। देखो शुरुआती व्यवस्था तो यही थी ना, हर जगह यही होता था। बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम होती थी कि एक्सचेंज करने में 8-8 महीने 6-6 महीने 1-1 साल लग जाते थे। कैसे? एग्जाम्पल, मैं एक किसान हूँ जिसने चावल उगाए, आप एक किसान हो जिसने गेहूँ या मक्का उगाया, ठीक है। चावल मेरा पहले उग गया, उगने के बाद जिसको ज़रूरत थी मैंने उसको दे दिया, तो बदले में मुझे वस्तु चाहिए गेहूँ, लेकिन उसको उगने में शायद ज़्यादा समय लगेगा, तो मुझे क्या करना पड़ता, रुकना पड़ता, ठीक। फिर मुझे चावल मिलते हैं, फिर उसको जो चावल की ज़रूरत मुझे गेहूँ मिलता, उसको चावल की ज़रूरत पड़ती तो फिर उसको भी रुकना पड़ता, तो गैप बहुत हो जाता था। बट स्टिल गांव छोटा होता था, इलाका छोटा होता था, लोग पास में रहते थे, इसलिए बार्टर समझ में आता था कि ठीक है कहीं जाएगा नहीं, कहाँ भागेगा, ओके। लेकिन अर्बन एरिया में वो दो लोगों के बीच में जो बार्टर व्यवस्था चल रही है, उन दोनों के घर दूर भी हो सकते हैं, या शहर से दूसरा शहर दूर भी हो सकता है। दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ने के कारण 6-6 8-8 महीने तो कोई नहीं रुकेगा, तो उसके लिए तुरंत एक एक्सचेंज की ज़रूरत थी, और वो क्या बना, सिक्के बने। तो सिक्के आने की जो ज़रूरत थी उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये था। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? जी, लिख लीजिए। रूरल कल्चर, इन रूरल कल्चर, ग्रामीण क्षेत्रों में एक्सचेंज वॉज कंट्रोल्ड बाय किनशिप रिलेशनशिप, विनियमन समानता के संबंधों से होता था। एक्सचेंज वॉज कंट्रोल्ड बाय किनशिप रिलेशनशिप, विनियमन समानता के रिश्तों से होता था, किनशिप। ग्रामीण क्षेत्रों में जो एक्सचेंज होता था वो उसको क्या बोलते हैं, किनशिप रिलेशन से होता था, ठीक है, समानता के रिश्तों से होता था। बट इट वॉज नॉट यूजफुल फॉर अर्बन, किंतु यह शहरों के लिए ज़रूरी ना था। बट इट वॉज नॉट यूजफुल फॉर अर्बन, किंतु यह शहरों में नहीं चल सका। समानता का नियम मतलब तू भी बराबर मैं भी बराबर, बट बार्टर सिस्टम ही करना पड़ेगा क्योंकि समय लगता है फसल उगाने में, तो एक्सचेंज नहीं हो पाता था, है ना। अर्बन में नहीं हो सकता था ये काम। एज डिस्टेंस वॉज मोर, क्योंकि दूरी ज्यादा रहती थी। एंड रीजन वॉज क्विक एक्सचेंज, जिसका फैसला हुआ त्वरित विनियमन। एंड रीजन वॉज क्विक एक्सचेंज, जिसका रास्ता निकला त्वरित विनियमन बाय कॉइन्स, सिक्कों के द्वारा। तो अब मुझे ये बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता तो शहरी होती है ना, शुरुआती दौर पे जो आईवीसी में अब जो सिक्के निकलने वाले हैं उनको क्या कहेंगे? प्योरली हम सिक्के नहीं बोलते आज भी। सिक्के इसलिए नहीं बोल पाते हम क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि ट्रेड कैसे होता था, वस्तु विनिमय कैसे चलता था, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, सील। जैसे पशुपति की एक सील मिली, ओके। बट उनमें से ज़्यादातर सिक्के जो दिखते हैं, सिक्के जैसे दिखते हैं वो सब मिट्टी के बने हुए, टेराकोटा के बने हुए रहते हैं, तो वो भी समझ में नहीं आया। तो उसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता, आर्कियोलॉजिस्ट को भी कुछ नहीं पता, ओके। तो हम पहले सिक्के सबसे पहले कब आए वो कंसिडर जब करने जाएंगे तो आईवीसी को ज़रूर बोल पाएंगे कि हाँ सिक्कों जैसी व्यवस्था थी, लेकिन पता नहीं है कि वो व्यवस्था चलती कैसे थी, तो उसको वहीं छोड़ दिया जाएगा, इतना बोल के ही छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि कॉइन्स का असल शुरुआत कब होने वाला है, जब
दूसरा शहरीकरण होगा। कब? प्रथम शहरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता, द्वितीय शहरीकरण जनपद वगैरह आएंगे। ओके, दैट मीन्स जनपद और आईवीसी के बीच में भी एक और समय आया, वैदिक पीरियड। ओके, ऋग्वैदिक काल। वहां पर भी कुछ सिक्के जैसे मिले, बट ज्यादा डिटेल्स नहीं पता लगी। तो एक पॉइंट्स लिख लेते हैं अपन सिक्कों के बारे में। पहला पॉइंट लिखो, द अर्लीस्ट कॉइन्स कैन बी सीन इन इंडिया। शुरुआती सिक्के भारत में कहे जा सकते हैं, कहे जाएंगे नहीं। द अर्लीस्ट कॉइन कैन बी सीन इन इंडिया, भारत में शुरुआती सिक्के कहे जा सकते हैं आईवीसी सील्स, आईवीसी की मोहरें, आईवीसी सील्स, आईवीसी की मोहरें। ठीक है, तो दैट मीन्स हम क्या मानेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्कों का कम बार्टर सिस्टम चलता था। इसलिए लिखते वक्त भी आपको क्या ध्यान रखना, बार्टर सिस्टम ही चलता था, सिक्कों के बारे में जानकारी नहीं है। हाँ ठीक है, वो कुछ मोहरें मेसोपोटामिया में मिली, सब हुआ, जानकारी नहीं है ना, तो हम प्रूफ नहीं कर सकते। दूसरा, अब अगला कौन सा आएगा सिक्कों के मामले में? अगला समय वैदिक, तो लिखिए सेकंड पॉइंट, वैदिक पीरियड, वैदिक समय। अब वैदिक समय में सिक्के चलते थे नहीं चलते थे नहीं पता, लेकिन कुछ शब्द मिले हैं जिनसे ये लगता था कि सिक्कों का चलन था शायद। तो लिखो, टर्म्स वर फाउंड, कुछ शब्द मिले हैं, ऑब्वियसली वेदों में ही मिले होंगे, कुछ शब्द मिले हैं, सम टर्म्स वर फाउंड। सारे शब्द लिख लो, निष्का, NISKA, निष्का, सातमान, करसापान, निष्का, सातमान और करसापान। ठीक है, करसापान, KARSAPAN। अब मुझे बताओ, क्या सिक्कों का इस्तेमाल होता होगा? आईवीसी में तो प्रूफ नहीं कर पाए आप कि सिक्कों का इस्तेमाल होता ही होगा। आईवीसी में तो सबसे ज्यादा प्रूफ किसके मिले? भंडार, गोदाम, तो उससे प्रूफ लगता था बार्टर सिस्टम चलते थे। वैदिक में सिक्कों के लिए ये नाम प्रयुक्त किए जाते थे, तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरे वैदिक युग में सिक्के चलते थे। वैदिक काल में क्या चलता हो? सिक्के कहाँ चलते हैं? शहरों में। वैदिक सभ्यता में शहर कम थे, गांव ज्यादा थे। और दूसरा, यस, व्यापार के नाम पर पशुधन होता था, ग्वाले होते थे। कृष्ण के समय की बातें शायद, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि वैदिक युग की बात की जाती है ना, तो हम कृष्ण की बात कर रहे हैं। तो कृष्ण क्या थे? ग्वाले थे। और वहां पर चोरी चपाटी होती थी तो किस चीज की होती थी? गाय चुराते थे, राइट। तो एक्सचेंज जो होता होगा वो शायद पशुओं में होता होगा, ना कि कॉइन्स में। तो कॉइन्स के एक्सचेंज का प्रूफ नहीं मिला, लेकिन कुछ शब्द उससे जुड़ते हुए जरूरी है। लिख लीजिए, ऑब्वियसली ना, सिक्कों का इस्तेमाल तभी ही होगा जब समाज में अधिशेष होगा, सरप्लस होगा। समाज में, सोसाइटी में एक्स्ट्रा कब आता है? जब एग्रीकल्चर होता है। लेकिन वैदिक युग में कृषि कम होती थी और पशुपालन ज्यादा होता था। इस 4 में जाना पड़ेगा, यही आंसर है आपका PSC के अंदर। लिख लीजिए, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय में, देयर वॉज नो सरप्लस, अधिशेष नहीं होता था। देयर वॉज नो सरप्लस, अधिशेष नहीं होता था। एज मेजॉरिटी वर पेस्टोरलिस्ट, क्योंकि अधिकतम पशुपालन में व्यस्त थे। एज मेजॉरिटी वर पेस्टोरलिस्ट, क्योंकि अधिकतम पशुपालन में व्यस्त थे। ठीक है, तो कौन सी इकोनॉमी चलती थी? एग्रीकल्चर इकोनॉमी नहीं रहती थी, पेस्टोरलिस्ट इकोनॉमी चलती थी। तो शब्द मिलते थे, ग्वाले, गाय, वो सब। ठीक है, हाँ, कुछ एक्सचेंज हो सकता था, मना नहीं है, कुछ एक्सचेंज कॉइन्स में होता था। सम एक्सचेंज वर इन कॉइन, कुछ विनिमय सिक्कों में था। विच आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, जो गहनों के रूप में होते थे। विच आर जनरली इन फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, जो गहनों के रूप में होते थे।
थर्ड। अब आएंगे ओरिजिनल फुल प्रूफ पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट, सो द अर्लीस्ट कॉइन्स वर, अतः सबसे शुरुआती सिक्के माने गए। सो द अर्लीस्ट कॉइन्स वर पंच मार्क्ड कॉइन्स, पंच मार्क सिक्के। They were like stamps, जिनमें छाप होती थी। They were like stamps, जिनमें छाप होती थी। And started from 6th century BCE, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू। हर चीज कहाँ पे फाइनल प्रूफ आ जाती है? 6ठी शताब्दी से पहले कुछ फाइनल नहीं है। हर चीज जो फाइनल हुई है वो 6ठी शताब्दी से हुई है, 6th century BC, बिफोर क्राइस्ट। दे वर जनरली इन सिल्वर, ये चांदी के होते। हैविंग फेस मून सन एंड हिल, जिसमें चेहरा, सूर्य, चंद्र या पहाड़ छपे होते। हैविंग फेस सन मून और हिल्स, जिसमें चेहरे, सूर्य, चंद्र या पहाड़ होते। These were not melted, पिघलाकर नहीं बनते थे। Only cut in rectangle shape, केवल, अब यार इसको हिंदी में क्या बोलूं मैं, क्या बोलते हैं इसको, आयताकार में कटते थे। Only cut in rectangle shape, तो पिघलाकर सांचे में ढालकर बनाना ऐसा कुछ नहीं होता था। लोहा लिया, उसको मार मार के चपटा किया और फिर काट काट के रेक्टेंगल शेप बना दिया गया। ओके, और ये चीज का ध्यान रखना, ये हर शेप बराबर वेट का होना चाहिए। अब काटते वक्त बराबर वेट हो ऐसा जरूरी नहीं है, मशीन से तो होता नहीं था, हाथ से होता था। तो कई बार रेक्टेंगल ज्यादातर मिले तो रेक्टेंगल में, लेकिन कुछ कैसे मिलते थे, यहाँ से ऐसे कटे हुए, जिसका मतलब क्या होता था, दोनों में वेट खराब है, बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए क्या किया जा रहा है, उसको थोड़ा सा काटा जा रहा है। वेट बराबर होना चाहिए, ये माना जाता था। लिख लो इसके आगे, बट सम वर इरेगुलर, किंतु कुछ की आकृति खराब होती। बट सम वर इरेगुलर, किंतु कुछ की आकृति खराब होती। टू मैनेज द वेट, भार नियंत्रण के लिए। टू मैनेज द वेट, वजन नियंत्रण या भार नियंत्रण के लिए। ठीक है, चौथे पॉइंट पे आ जाइए। अब सिक्के आना शुरू होंगे, और शुरुआती सिक्के लाएगा कौन? यूनानी लोग। फोर्थ पॉइंट, इंडो ग्रीक्स, हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक्स, हिंद यूनानी। दे वर नोन फॉर कॉइन्स, वे सिक्कों के लिए ही जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं सिक्कों के लिए? क्योंकि उनका इतिहास सिक्कों से ही पता चला है ज्यादातर। एज हिस्ट्री, कॉइन हिस्ट्री वॉज देयर बेस, क्योंकि उनका इतिहास सिक्कों से पता चला। एज देयर हिस्ट्री वॉज बेस्ड इन कॉइन, क्योंकि उनका इतिहास सिक्कों से पता चला। दे स्टार्टेड डबल साइडेड मार्किंग, सिक्कों की दोनों ओर छापना शुरू करवाया। दे स्टार्टेड डबल साइडेड मार्किंग, सिक्कों के दोनों ओर छापना शुरू करवाया। फॉर पुटिंग मोर इंफॉर्मेशन, अधिक जानकारी डालने हेतु। फॉर पुटिंग मोर इंफॉर्मेशन, अधिक जानकारी डालने हेतु। इस 5 मिनट और क्लियर। इसका मतलब शुरुआती सिक्कों में क्या होता था, एक साइड ही होता था, दूसरी तरफ नहीं होता था। वो इंडो ग्रीक्स ने किया। अब और आगे बढ़ते हैं, अब आएंगे अगले, शक एंड कुषाण। 5वां पॉइंट, शक एंड कुषाणास, शक एवं कुषाण। अभी तक क्या चल रहा है? अभी तक सिर्फ इतना चल रहा है कि लोहा पीट पीट के काम चलाया जा रहा है। अब पिघल कर सांचे में डालकर सिक्के बनेंगे और गोलाकार स्टार्ट होगा।
शाक एंड कुषाण में लिखिए, दे स्टार्टेड मिंटिंग कॉइन्स लाइक रोमन, इन्होंने रोमन की तरह सिक्के बनाने शुरू किए। स्टार्टेड मिंटिंग कॉइन्स लाइक रोमन्स, रोमन की तरह सिक्के बनाने शुरू किए, सिक्के ढालने शुरू किए। विथ मेटलॉर्जिकल टेक्निक्स, लोह विज्ञान तकनीकों से, विथ मेटलॉर्जिकल टेक्निक्स, लोह विज्ञान तकनीकों से। टू पुट मोर इंफॉर्मेशन, अधिक जानकारी हेतु, बहुत इंफॉर्मेशन डालते थे वो। मेटल वॉज मेल्टेड, तत्व पिघलाया जाता था। एंड वॉज इन प्रॉपर शेप, और सही आकार देते थे। एंड वॉज इन प्रॉपर शेप, सही आकार देते थे। आकार लिख लेना, एग्जैक्ट सर्कुलर शेप, पूर्णतः गोलाकार, एग्जैक्ट सर्कुलर शेप, पूर्णतः गोलाकार। तो समझ में आया ना, पहले रेक्टेंगल हो गया, पहले तो मिट्टी हो जाती थी और कुछ नहीं, उसके बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाद कुछ डिफेक्ट्स, और फिर अब क्या हो रहा है, गोलाकार आ रहा है। ठीक है। मैक्सिमम कॉइन्स वर मेड बाय कुषाण, अधिकतम सिक्के कुषाणों ने बनाए। पहले सिक्के किसके बन रहे थे, केवल सिल्वर के, अब क्या होंगे, गोल्ड। नाउ इन गोल्ड एंड कॉपर ऑल्सो, ताम्र एवं सोने में भी बनने लगे। क्या मतलब, सोने के सिक्के और तांबे के सोने के बनने के, किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रही है, किस चीज का ध्यान आकर्षित कर रही है, अर्थव्यवस्था को बता रही है। लिखना क्या है, सोचना क्या है। पहले सिर्फ चांदी, अब चांदी, सोना, चांदी, तांबा आ गया। इसका मतलब क्या है, मतलब अब विनिमय इतना ज्यादा हो चुका है कि गोल्ड के लिए खुले करवाने जाओगे तो आपको फिर क्या मिलेंगे, चांदी के मिल जाएंगे या फिर दूसरे तांबे के। क्या रिफ्लेक्ट करता है, यानी हर एक सिक्के का लेवल क्या है, अलग अलग है। महंगा सोना, उससे कम चांदी, और सबसे सस्ता कॉपर। सस्ता है कॉपर, इसका मतलब क्या, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में अगर सिक्कों के तबके बने हुए हैं, वर्ग बने हुए हैं, और सस्ते सिक्के आने लग गए हैं, मतलब अर्थव्यवस्था क्या चल रही है, अच्छी चल रही है। क्योंकि महंगे सिक्के रईसों के पास रहेंगे, लेकिन अब सिक्के कहाँ तक पहुँचेंगे, गरीब लोगों तक भी पहुँचेंगे। आया समझ में, ये कुषाण के समय में शुरू होगा, लिख लीजिए। इट रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, यह अर्थव्यवस्था की बढ़त को बताता है। इट रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की बढ़त को बताता है। फुल स्टॉप। दे स्टार्टेड ट्रेडिंग फ्रॉम वेस्ट बाय सी रूट ऑल्सो, इन्होंने पश्चिम से व्यापार करना समुद्र से भी शुरू किया। दे स्टार्टेड ट्रेडिंग टू वेस्ट फ्रॉम सी ऑल्सो, इन्होंने पश्चिम से व्यापार करना समुद्र से भी शुरू किया। और व्यापार व्यवस्था में अलग अलग वर्ग के सिक्के आने लगे। एंड इन ट्रेड सिस्टम कॉइन्स ऑफ डिफरेंट वैल्यू केम, और व्यापार व्यवस्था में अलग अलग वर्ग के सिक्के आने लगे। एंड इन ट्रेड सिस्टम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कॉइन केम, जितना ज़्यादा व्यापार होगा उतना ज़्यादा वेरिएंट बनाने पड़ेंगे सिक्कों के अलग अलग, इसीलिए। चलो ये हो गए कुषाण और शक। अब आएंगे अगले, फाइनली सातवाहन। हम मौर्य और गुप्त के बीच चल रहे हैं अभी, ओके। सातवाहन में लिखिए, अगली है 6 पॉइंट, सातवाहन। दे ऑल्सो ट्रेड बाया सी रूट, इन्होंने भी समुद्र के रास्ते व्यापार किया।
एंड नाउ कॉइन्स हैव शिप्स मार्क, और सिक्कों में जहाज दिखने लगे, जहाज में सिक्के और सिक्कों में जहाज दिखने लगे दोनों। ओके, सबसे ज्यादा व्यापार, सबसे मैक्सिमम अब ये व्यापार वेस्ट से हो रहा है। दैट मीन्स वो शुरुआत वगैरह हो गई है आपकी बाइजेंटाइन एम्पायर, इंडो ग्रीक, रोमन इंडियन जो ट्रेड था, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग के लेक्चर में समझाया था, जहाँ पर रोम और वेनिस शहर में सारा मसाला जाएगा। और अब धीरे धीरे किस चीज़ की शुरुआत होगी, सिल्क रूट भी चालू हो जाएगा। ठीक है, आगे दे स्टार्टेड लीड एंड पोइटीन कॉइन्स ऑल्सो। इन्होंने लीड और पोटीन के सिक्के चलाए। महंगे होंगे या सस्ते? सस्ते। ये और भी सस्ते हो गए अब। हाँ, पोटीन नहीं, पोटीन का मतलब होता है सोना, तांबा और लीड मिक्स, उसको पोटीन कहते हैं। ओके, सोना, तांबा, हाँ, बस वही तो लिख रहे हैं, लीड एंड पोटीन। पोटीन में सब आ गया। पोटीन उन्हीं सिक्कों का प्रकार है जो मिश्रित होते हैं, मिक्स होते हैं। दैट मीन्स और क्या हो चुका है, लो वैल्यू हो गई है करेंसी, मतलब व्यापार क्या हो रहा है, और बढ़ रहा है एक्सचेंज के माध्यम से। ठीक है, इकोनॉमी गॉट बेटर, अर्थव्यवस्था और सुधरी। एज लोअर क्लास ऑल्सो यूज कॉइन्स, क्योंकि निम्न वर्ग में भी सिक्के पहुंचने लगे। एज लोअर क्लास ऑल्सो यूज्ड कॉइन्स, क्योंकि निम्न वर्ग में भी सिक्के आने लगे। 2 मिनट्स मोर, लास्ट पॉइंट। सातवाहन के जाने के बाद अब कौन आएगा, गुप्त। सातवां पॉइंट, गुप्त। बहुत ऊपर ऊपर का पढ़ रहे हैं अपन, जो मेजर है आंसर। अगर आपको इस लेक्चर से जुड़ा हुआ, न्यूमिस्मैटिक्स में से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ जाए ऊपर ही न्यूमिस्मैटिक्स क्या है, भारत में कैसे चला बताओ, उसके लिए बहुत अच्छा है। ओके, आगे इन सब क्या चीजों को डेप्थ में जाके पढ़ेंगे ही हम। गुप्त में क्या आएगा, मेनली गोल्ड, और सारे छोटे छोटे वर्ग के गायब हो जाएंगे। अब जनरली हमारा मिसकंसेप्शन क्या बनाया जाता है, स्वर्णिम युग था। इतना भी नहीं था स्वर्णिम युग, शुरुआत में था। मध्य में जब आया गुप्त, उसके बाद मिडिल टाइम में चला, तब अचानक से डाउनफॉल आया, क्योंकि अब सोने के सिक्के ज्यादा हो रहे हैं। अब देखो, सस्ते सिक्के ज्यादा होंगे, इकोनॉमी अच्छी होगी, और गोल्ड के कॉइन्स ज्यादा हो जाएंगे, मतलब इकोनॉमी डाउन जाएगी। उसका मतलब क्यों और क्यों, कैसे हो रहा है ऐसा? इसका मतलब ये होगा, देखो आपको मैं 2000 का नोट देता और वो खुला कराने जाओगे तो शायद ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जब डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ था, उससे पहले 1000 का नोट होता था, वो खुले कराने जाते थे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती थी, मिल जाता था। राइट, दैट मीन्स उस वक्त गोल्ड ज़्यादा हो चुका है। वो शायद व्यापार के लिए ज़्यादा नहीं हुआ है, वो भंडार करने के लिए ज़्यादा हुआ है। ओके, ये चलेगा इसके अंदर, तो इसको समझने के लिए लिखिए, मेनली गोल्ड कॉइन यूज्ड, अधिकतम सोने के सिक्के चले। मेनली गोल्ड कॉइन यूज्ड, अधिकतम सोने के सिक्के चले। एंड कंसिडर्ड एज प्रॉस्पेरस फेस, और समृद्ध युग माना गया। एंड कंसिडर्ड प्रॉस्पेरस फेस, और एक समृद्ध युग माना गया। किंतु सोने का ज्यादा होना बताता है, बट इंक्रीज ऑफ गोल्ड टेल्स अस, किंतु सोने का ज्यादा होना बताता है कि आप आलसी हैं। दैट मनी वॉज नॉट सर्कुलेटेड, कि मुद्रा का चक्रण ज्यादा नहीं हो रहा है। दैट मनी इज नॉट सर्कुलेटेड मोर, कि मुद्रा का चक्रीकरण ज्यादा नहीं हो रहा है, मतलब बाजार में पूंजी ज्यादा नहीं घूम रही है। बट रैदर कॉन्सेंट्रेटेड, 2000 के नोट किसके पास मिलेंगे ज्यादा, रईसों के पास। तो सिक्के सोने के ज्यादा कहाँ मिलेंगे, रईसों के पास। एंड रैदर कॉन्सेंट्रेटेड टू पर्टिकुलर क्लास, और यह केवल कुछ वर्गों तक ही सीमित रहे। एंड रैदर कॉन्सेंट्रेटेड टू पर्टिकुलर क्लास, और यह कुछ वर्गों तक ही सीमित रहे।
एवोल्यूशन समझ रहे हो आप? गोल्ड आना जब स्टार्ट हुआ ना तो लोगों को समझ में आया ज़्यादा इकट्ठे करो। लोगों ने सोचा कि इतनी सारी तांबे के सिक्कों की बोरी थोड़ी ना रखूंगा मैं कम सोना रख लूंगा। तो भंडारण स्टार्ट हो गया और रईस लोग ज़्यादा भंडार करने लगे, तो मार्केट में ज़्यादा क्या फैला, तांबे के सिक्के घूमते रहे और लोग क्या इकट्ठे करने लग गए, सोने के सिक्के। ये आज भी होता है, बस सिक्कों में नहीं होता, नोटों में हो जाता है। 10 के नोट तो इकट्ठा नहीं करोगे ना रईस बनने के लिए, 2000 के ही करोगे। ये शुरू हुआ उस वक्त। सो वी कैन कनेक्ट इट विथ फ्यूडलिज्म, अतः हम इसे सामंतवाद की शुरुआत बोल सकते हैं। सो वी कैन कनेक्ट इट विथ फ्यूडलिज्म, अतः हम इसे फ्यूडलिज्म, सामंतवाद की शुरुआत बोल सकते हैं। स्वर्णिम युग समझ में आ रहा है ना अब कैसे? तो स्वर्णिम किसके लिए? गरीबों के लिए तो कभी नहीं होगा। सामंती लोग, एलीट क्लास, उनके लिए है ये। देखो क्या होता है, नॉर्मली आपके पास गोल्ड है, कॉपर कॉइन्स है, मार्केट में फ्रीक्वेंटली क्या यूज होगा, गोल्ड या छोटे सिक्के? छोटे सिक्के वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट के लिए नहीं, वो स्टोरेज के लिए ही हो। आगे लिख लो, दीज वर यूज्ड फॉर स्टोरेज नॉट फॉर मार्केट। यह बाजारों की बजाय भंडार के लिए इस्तेमाल हुए। दीज वर यूज्ड फॉर स्टोरेज नॉट फॉर मार्केट, बाजार की बजाय भंडार के लिए इस्तेमाल हुए। आफ्टर दीज ऑल, इन सभी के बाद डिबेसमेंट स्टार्टेड, डिबेसमेंट की शुरुआत हुई। डिबेसमेंट क्या होता है? डिबेसमेंट के ब्रैकेट में लिख लेना, मिश्रित धातुओं का चलन शुरू। ठीक है, दैट मीन्स पहले प्योर गोल्ड चलता था, अब उस गोल्ड में क्या होने लगा, मिक्सिंग होने लगा, और मिक्सिंग इतनी ज़्यादा होगी कि गोल्ड कम और कॉपर ज़्यादा होने लग गया। दैट मीन्स फिर से वो क्या बता रहा है, इकोनॉमी डाउन। गोल्ड के साथ छेड़छाड़ हो रही है ना, पहले तो गोल्ड अलग, सिल्वर अलग, चांदी अलग होता था, वो 18 बीच में आया था सातवाहन के टाइम में। बट डिसबेसमेंट का मतलब होता है पूरी तरीके से इकोनॉमी अब डाउन जा रही है, शुद्ध नहीं है, ठीक है। फिर आगे चल के वो कर्डी करके एक अलग से करेंसी आएगी 11वीं सेंचुरी में, वो सब हम जब भी टाइम आएगा उसको पढ़ लेंगे। ओके, 3 घंटे का संसद खत्म। तो टका आएगा, रुपया भी आना है आगे चल के, जीतल करके एक रहेगा वो आएगा, समय के साथ साथ सब आएंगे। कल देखेंगे हम, अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे और उसमें हम देख लेंगे कि करेंसी की वजह से इतिहास कैसे पता चलता है, ठीक।